सुबह की नरम धूप घर के आंगन को सोने सा चमका रही थी, मगर रसोई के अंदर का माहौल बिल्कुल विपरीत था। सीता देवी अपने हाथों से चूल्हे पर रखी कढ़ाई में प्याज छौंक रही थीं। उनकी हर हरकत में एक कठोर अनुशासन था, जैसे वो ना सिर्फ खाना बना रही हों, बल्कि अपने जीवन के सिद्धांतों को भी उसमें डाल रही हों। तभी उनकी बहू निशा मॉर्निंग गाउन पहने, बाल बिखरे, आंखें मलती हुई रसोई में दाखिल हुईं। सुबह के 8:30 बजे हैं बहू जी। ससुराल में इतनी देर तक सोना तो हमारे जमाने में सपने में भी नहीं होता था। कल रात ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा करने में देर हो गई थी मम्मी। प्रोजेक्ट? अरे, औरत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो उसका घर होता है। तुम्हारे पति सुबह बिना ताजा बनाए पराठे खाए ऑफिस निकल गए। क्या यही सिखाया है तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कि पति की जरूरतों को ऑफिस के नाम पर नजरअंदाज कर दो? राहुल को मैंने ही कहा था कि आज सुबह मीटिंग है, जल्दी निकलना है। उसने कहा सादा टोस्ट खा लेंगे। ये मैं नहीं, आपका बेटा कह रहा था। मेरा बेटा तो तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया है बहू जी, वरना कौन सा मर्द अपनी बीवी के हाथ का बना नाश्ता छोड़कर सूखा टोस्ट खाने को राजी होता है। लेकिन तुम्हें तो अपनी नौकरी और अपनी आजादी से ही फुर्सत नहीं। ये आजादी शब्द सीता देवी ने ऐसे उचारा जैसे वो कोई गाली हो। निशा ने गहरी सांस ली। मम्मी, मैं ये बहस बार बार नहीं कर सकती। मैं कमाती हूँ, घर चलाने में मदद करती हूँ। राहुल और मेरे बीच जो तालमेल है वो हम दोनों को मंजूर है। मंजूर है? क्या मंजूर है? ये कि तुम उसकी माँ के सामने उसे राहुल कहकर बुलाओ, ये कि तुम मेरे सामने भी ऐसे खड़ी रहो जैसे मैं कोई तुम्हारी बराबर की हूँ। इज्जत बहू जी, औरत की इज्जत उसके आचरण में होती है, और तुम्हारा आचरण वो बेशर्मी की हद तक जा पहुंचा है। शब्द हवा में लटक गया। निशा का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से नहीं बल्कि एक गहरी कसक भरी पीड़ा से। मम्मी, आप मुझे बार बार बेशर्म कहती हैं। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं वो नहीं बन रही जो आप चाहती हैं? तुम पूछ रही हो? ठीक है, आज साफ साफ बता देती हूँ। तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए। तब से तुमने एक दिन भी मेरे चरण छुए हैं? एक बार भी सुबह आशीर्वाद लेने आई हो? तुम मेरे कमरे में घुसती हो बिना खटखटाए, मेरे सामने छोटे कपड़े पहन लेती हो। जब मैं कोई बात कहती हूँ तो तुम्हारी नजरें मुझसे मिलती भी नहीं। तुम्हारा फोन ज्यादा अहमियत रखता है। यही नहीं, पिछले महीने जब मेरी बहन यहाँ आई थी, तुम शाम को ऑफिस से सीधे अपने कमरे में चली गई, मिली तक नहीं। क्या ये सब बेशर्मी नहीं है? इसे तुम आधुनिकता कहती हो? मैं इसे अकड़ और बेअदबी कहती हूँ। मैं आपके चरण इसलिए नहीं छूती क्योंकि मेरे लिए प्यार और सम्मान एक रस्म से ज्यादा है। मैं दिल से आपका सम्मान करती हूँ। आपके कमरे में बिना खटखटाए इसलिए आ जाती हूँ क्योंकि मैं इसे आपका कमरा नहीं, हमारा घर समझती हूँ। और आपकी बहन से मिलने नहीं आई क्योंकि उस दिन मैं बुखार से तप रही थी। राहुल को पता था, आपसे कहना भूल गई। लेकिन आपने पूछा तक नहीं। आपने बस फैसला कर लिया कि मैं बेअदब हूँ। पूछने की जरूरत ही क्या है? जब सीखने की इच्छा ही न हो तो पूछना सुनना बेकार है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, बताया, पर तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तुम्हें लगता है नौकरी करने से तुम हम सबसे श्रेष्ठ हो गई हो। हम घर की औरतें तुम्हारी नजर में पिछड़ी हुई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कभी नहीं कहती कि घर संभालना छोटा काम है, लेकिन आप ये मानने को तैयार ही नहीं कि बाहर काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरी मेहनत, मेरी कमाई, मेरी पहचान, आपके लिए ये सब अकड़ के सिवा कुछ नहीं। पहचान? औरत की पहचान उसके घर से होती है बहू, उसके पति के नाम से, उसके बच्चों से। मैं 25 साल से इस घर की सेवा कर रही हूँ। मेरे हाथों में ये चूल्हा जलता है, ये चक्का चलता है। मेरी पहचान यही है। तुम्हारी नौकरी तुम्हें दे देगी पहचान,
50 साल बाद कोई तुम्हारा नाम भी नहीं जानेगा, लेकिन मेरे बेटे के बच्चे, उनके बच्चे, वे इस घर में मेरा नाम लेते रहेंगे। निशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो उन्हें बहने नहीं दिया। और अगर बच्चे ना हो मम्मी, क्या तब औरत बेकार हो जाती है? 3 साल से आप और पूरा परिवार बस इसी का इंतजार कर रहा है ना, एक खबर का। क्या मेरी कोई कीमत सिर्फ इसी बात से है कि मैं माँ बनूं या ना बनूं? सवाल ने सीता देवी को चौंका दिया। उनके चेहरे पर एक पल के लिए असहजता दौड़ गई, लेकिन फिर वो सख्त हो गईं। प्रकृति ने औरत को यही दायित्व दिया है। शादी के 3 साल बीत गए, डॉक्टर के पास जाने से तुम्हें शर्म आती है, लेकिन ऑफिस में मर्दों के साथ बैठकर काम करने से नहीं आती। यही है तुम्हारी बेशर्मी। डॉक्टर के पास मैं गई हूँ मम्मी, राहुल के साथ गई हूँ। रिपोर्ट सब नॉर्मल आई हैं। डॉक्टर ने कहा है तनाव ना ले, प्रेशर ना डाले। लेकिन आपका प्रेशर, आपके ताने, यही तो सबसे बड़ा तनाव है मेरे लिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सीता देवी स्तब्ध थी। वो नहीं जानती थी। राहुल ने कभी नहीं बताया, निशा ने भी कभी जिक्र नहीं किया था। उनके गुस्से का पहाड़ थोड़ा सा खिसका, लेकिन अभी भी वो डटी हुई थी। तो क्यों नहीं कहा? क्यों चुपचाप सब सहती रही? क्योंकि आप सुनती ही नहीं। आपके लिए हर बात मेरी गलती है। अगर मैं कहती भी तो आप कहती कि बहानेबाजी कर रही है। आपने मुझे बेशरम तो तभी मान लिया था जब मैंने शादी के पहले ही कह दिया था कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। आपकी नजरों में तो मैं शुरू से ही खराब हूं। सीता देवी धीरे धीरे चूल्हे के पास वाली स्टूल पर बैठ गईं। उनकी कमर में दर्द था, जो अक्सर होता था। वो बोलीं, लेकिन अब उनकी आवाज में वो आग नहीं थी। हमारे जमाने में औरत सीखती थी कि अपनी सास को माँ से भी ऊपर रखना होता है, उसकी हर इच्छा को आदेश समझना होता है। हमने किया भी। मेरी सास ने मुझे कितना सताया, लेकिन मैंने कभी मुंह नहीं खोला। आज मैं इस घर की मालकिन हूँ। ये रसोई, ये आंगन, सब मेरे निशान से भरे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी यही रास्ता अपनाओ। तुम्हें भी एक दिन यही सब संभालना है। मम्मी, मैं इस घर को संभालना चाहती हूँ, लेकिन अपने तरीके से। मैं आपकी नकल नहीं बन सकती। जमाना बदल गया है। अब औरत सिर्फ सेविका नहीं, साथी भी होती है। राहुल मुझसे प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, मेरे फैसलों का सम्मान करता है। क्या यही काफी नहीं है? प्यार बादल की तरह होता है बहू। एक दिन छा जाता है, एक दिन उड़ जाता है। लेकिन रीति रिवाज, कर्तव्य, समर्पण, ये जमीन होती हैं जो हमेशा टिके रहते हैं। मैं डरती हूँ कि तुम इस नई दुनिया में मेरे बेटे को ले जा रही हो, जहां से लौटना मुश्किल होगा, जहां परिवार के बंधन ढीले पड़ जाएंगे। पहली बार निशा ने सास के चेहरे पर डर देखा। गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, बल्कि एक गहरा, समझ से परे जाने का डर। वो उठी और धीरे से सीता देवी के पास जाकर बैठ गई। मम्मी, बंधन टूट नहीं रहे, बदल रहे हैं। मैं राहुल को आपसे दूर नहीं ले जा रही। हम तो इसी घर में रह रहे हैं आपके साथ। मैं चाहती हूँ कि हम दोस्त बन सके। आप मुझे सिखाएं कि राहुल को कौन से व्यंजन पसंद हैं, उसकी पसंद नापसंद। मैं आपको बताऊं कि मेरा काम क्या है, मैं क्यों इतना पैशनेट हूं उसके बारे में। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। सीता देवी ने निशा की ओर देखा। इतने सालों में पहली बार उन्होंने अपनी बहू को इतने करीब से देखा था। उसकी आंखों में एक चमक थी,
अकड़ नहीं, आत्मविश्वास था। उसके हाथ में मोबाइल फोन की जगह अब खाली थी और वो उनकी ओर बढ़ी हुई थी, दूर नहीं भाग रही थी। तुम सचमुच डॉक्टर के पास गई थी? हाँ मम्मी, 2 बार। सब रिपोर्ट्स मेरे कमरे में हैं, अब देख सकती हैं। नहीं, देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक रहे, यही जरूरी है। ये एक छोटा वाक्य था, लेकिन निशा के लिए एक पहाड़ जितना बड़ा। ये आशीर्वाद नहीं था, लेकिन चिंता तो थी ही, एक शुरुआत। आज शाम मैं तुम्हारे लिए वो प्याज के पकौड़े बनाती हूँ जो राहुल को बचपन से पसंद है। तुम भी खाना, देखना तुम्हें कैसे लगते हैं। और अगर तुम्हारे ऑफिस का कोई काम हो तो पहले कर लो। देर रात तक जागने से सेहत खराब होती है। ये एक समझौता नहीं था, ना ही पूरी तरह सुलह, लेकिन ये एक दरवाजा था जो 1 इंच तो खुला ही था। निशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। जी मम्मी, पकौड़े जरूर बनाइएगा। और कल सुबह अगर आप मुझे परांठे बनाना सिखाएंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि राहुल को ताजा बनाए परांठे मिले। सीता देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिला दिया और फिर से कढ़ाई की ओर मुड़ गईं। लेकिन अब उनके हाथों की गति में वो तीव्र क्रोध नहीं था। निशा ने भी अपनी कॉफी का आखिरी घूंट पिया और धीरे से कमरे से बाहर निकल गई। रसोई में सिर्फ प्याज के छौंकने की खुशबू और चूल्हे की आवाज रह गई। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। 2 अलग दुनियाओं की टक्कर एक दिन में थमती नहीं, लेकिन आज एक शब्द बेशर्म, जो हमेशा की तरह हवा में तीर की तरह नहीं छूटा था, बल्कि जमीन पर गिरकर टूट गया था, और उसके टुकड़ों में से एक नन्ही सी शुरुआत ने सिर उठाने की कोशिश की थी। सीता देवी ने चुपचाप एक आंसू पोंछा जो उनकी आंख से निकलकर गाल पर आ गिरा था। वो नहीं जानती थी कि वो गुस्से का था या किसी और भावना का। उन्होंने बस इतना महसूस किया कि आज का खाना थोड़ा ज्यादा नमकीन होगा, और शायद, बस शायद, ये एक नई शुरुआत की स्वीकारोक्ति हो सकती थी।